नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस वक्त की पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 6 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से 32 मोबाइल और इंटरनेट के राउटर सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। ये गिरोह रामकृष्ण नगर इलाके में रहकर साइबर क्राइम सेंटर चला रहा था। गिरोह का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला बताया जा रहा है। इन लोगों ने तेलंगाना के मंचड़ियाल और सिरपुर कागज नगर से 2 लोगों को पटना मेट्रो में काम का झांसा देकर बुलाया था और यहां उन्हें ठगी की ट्रेनिंग दी और फिर एक निजी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी कर रहे थे। इन लोगों को तेलंगाना से यह कह के कि आप लोग को यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें आप लोग को जॉब दिलाएंगे और आप लोग को 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन वह ये कि यहाँ आने पे इन लोगों को पता चला कि इस तरह का कोई काम नहीं है, बल्कि इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से इन लोगों को बजाज फाइनेंस लोन उपलब्ध कराएगा, इस नाम पे साइबर ठगी करनी है। बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां अवैध अभ्रक माइंस में उत्खनन के दौरान चाल धंसने से दब जाने से एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना राजौली थाना के सवैया टांड पंचायत के कड़रुआ माइंस में अभ्रक उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान राजौली थाना क्षेत्र के धमनी पंचायत के गिरगी गांव के रहने वाले सारो भूइया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सारो भूइया अपनी पत्नी और बेटी के साथ अवैध खनन का कार्य कर रहा था। इसी दौरान चाल धंस जाने की वजह से सारो भूइया की मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी और बेटी घायल है। पुलिस को मौके पर डेटोनेटर ब्लास्ट करने वाली मशीन, ड्रिल मशीन, स्टार्टर और सोलर प्लेट मिले हैं। गोपालगंज पुलिस ने दियारा और दुर्गम इलाके में ड्रोन से सर्च अभियान चलाकर शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। सिद्धवलिया थाने के हसनपुर गांव में गंडक नदी के किनारे अभियान चलाया गया। हालांकि तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, फतुहा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रवि यादव की गोली मारकर हत्या की खबर है। कोऑपरेटिव कॉलोनी में गोली मारकर हत्या की गई। मृतक के बेटे का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। सोनारू मोहल्ले के लड़कों से झगड़े की बात कही जा रही है। बेटे की पिटाई के बाद शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद रवि यादव की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस की टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्हें मारपीट किया था। इसी क्रम में ये उन लोगों के घर पे आवेश में गए थे और शाम में उनके वो लड़के मिले तो नहीं, लेकिन आवेश में उनके घर पे ये गए थे। फिर जब ये वापस लौटे हैं अपने घर पर, तो इनके घर के बाहर में उन्हीं लड़कों ने इन्हें गोली मारा है। अभी औपचारिक प्राथमिकी परिजनों द्वारा दर्ज नहीं कराई गई है। वो लोग PMCH गए हैं, अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताएं, अलग अलग हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि टीकापट्टी कुर्सेला रोड में पहला हादसा हुआ। टीकापट्टी में 3 युवक की मौत हो गई। डगरुआ में दूसरी घटना घटी। डगरुआ में भी 3 लोगों की मौत की खबर है, जिससे अलग अलग जगहों पर हादसे की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। टीकापट्टी कुर्सेला रोड पे पहला हादसा हुआ और उसके बाद डगरुआ रोड पर दूसरा हादसा हुआ है, जिसमें दोनों ही जगह 3-3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में जो उससे पेट्रोल पंप से आगे जो कट है, कट हुए मोड़ रहा था पेट्रोल पंप जाने के लिए, उसी ट्रक आया। हमको मालूम चला कि बंजारा पेट्रोल पंप के सामने जो है कि इसको एक्सीडेंट हुआ, ट्रक मार के उसको भाग गया। उस समय कोई नहीं था। रजबेली का तरफ से ये निकल रहा था। अच्छा। जब हमको पता चला, जब आए तो देखते कि हकीकत में हमारा ही आदमी है। ये साबिर नाम से जो है वो मेरा दोस्त है, जमुआ का है। ये लोग घर से पेट्रोल पंप आए थे। हाँ, घर से पेट्रोल पंप के ये तो तेल भरने के लिए राजमिस्त्री है ना ये? हाँ, राजमिस्त्री है। काम करके आ रहे थे। हाँ, काम करके ही आ रहा था। तीनों या एक? तीनों तीनों लेबर हो गया। कहाँ काम करने गए?
ठंड के दिनों में सड़क पर बेहतर आवागमन के साथ ही रोड एक्सीडेंट कम करने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। विभाग के इंजीनियर को निर्देश दिया गया है कि वे उन स्थानों को चिन्हित करें जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। इन जगहों को चिन्हित कर मार्क किया जाए ताकि सड़क हादसे को टाला जा सके। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। लोग आसानी से सड़क पर आवागमन कर सके, हादसे कम हो, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। क्योंकि ठंड के मौसम में विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसे होते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ऐसे में हादसों पर लगाम लगाया जा सके, लोगों को आवागमन सुगम बनाया जा सके, इसके लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। अभियंताओं से बातचीत की गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी आवागमन है, जहां से लोगों को आना जाना होता है, उसे सुगम बनाया जाए, आवागमन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में हादसे ना हो, उसके लिए अभियंताओं से रिपोर्ट मांगी गई है। अब अभियंता प्रत्येक सड़क का निरीक्षण कर हादसे की आशंका वाली जगहों की पहचान कर रहे हैं। उन सभी जगहों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सड़क हादसे के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठंड के मौसम में विजिबिलिटी कम होती है, ऐसे में उन हादसों को रोकने के लिए निर्देश दिया गया है। सड़क हादसों को गंभीरता से अब देखा जा रहा है। इन हादसों में कमी के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं और उसको देखते हुए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सभी मानकों के अनुसार सड़क पर लेन पार्किंग होगी। सड़क के आसपास मौजूद मकानों और पेड़ों के पास ऑब्जेक्ट हजार्ड मार्कर लगाया जाएगा, यानी जो सड़क पार करेंगे उन्हें कई ऐसे मार्कर नजर आएंगे। वाहन चलाते समय भी मार्कर नजर आएंगे ताकि सड़क दुर्घटना पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। ठंड के दिनों में विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसे अधिक होते हैं। कई जगहों पर काम भी चल रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने अभियंताओं को निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अभियंता जो हैं वो तमाम सड़कों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कहां पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है, वहां पर मार्कर लगाए जाएंगे ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ ठंड के दिनों में आने जाने वाले लोगों का आवागमन आराम से हो सके। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे नीतीश कुमार की यात्रा की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यात्रा पर निकलने वाले हैं। 15 दिसंबर से सीएम की महिला संवाद यात्रा प्रस्तावित है और हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से ही सीएम की यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। डीएम ने अपनी टीम के साथ गाँव का चयन करने को लेकर दौरा भी शुरू कर दिया है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का परिभ्रमण का कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि यात्रा का प्रारंभ पश्चिम चंपारण से ही प्रारंभ होता है। 15 तारीख से संभावित कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसको लेकर हम लोग स्थल निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पर समुचित व्यवस्था है। उसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन के सारे टीम, पुलिस अधीक्षक की टीम भ्रमण कर रहे हैं। एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की यात्रा का समर्थन किया है और चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर पहुंची या नहीं, ये समझने और जनता की समस्या को दूर करने के लिए यात्रा बेहद जरूरी है। जो नेता जनता के लिए गाड़ी से नीचे उतरना भी पसंद नहीं करते, वैसे ही नेता यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ, बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जन प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच दे। पर ये लोग वो लोग हैं जो जब खुद सत्ता में होते हैं तो जनता से दूरी बना लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी गाड़ी के खिड़की दरवाजे तक खोलना जरूरी नहीं समझते जब ये लोग रास्ते से निकलते हैं।
बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एजेंडा सेट होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता का नब्ज टटोलने एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन जनता की अदालत में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों की तलाश में जुट गया है। बिहार में 2025 के महासंग्राम के लिए 24 में ही सियासी चक्रव्यूह की रचना शुरू हो गई है। विधानमंडल के छोटे से सत्र में विरोधियों ने नीतीश सरकार को घेरने की खूब कोशिश की और सत्र खत्म होने के साथ ही ये इशारा भी कर दिया कि आने वाले दिन में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाली है। विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर बिजली का स्मार्ट मीटर है, जिसका सीधा सरोकार समाज के हर वर्ग से है। सियासी संकेत बताते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, रोजगार, जातीय जनगणना और चुनाव में ईवीएम का विरोध भी बड़े मुद्दे होंगे। स्मार्ट मीटर एक बहुत स्मार्ट मूव है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, एक स्मार्ट तरीकों से गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालने का। ये गरीब के हित में नहीं है और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग इसका विरोध करेंगे। स्मार्ट मीटर बिहार में तब से लगना शुरू हुआ जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। क्या परेशानी इन लोगों के स्मार्ट मीटर से है, समझ में नहीं आ रहा। बिजली बिल में कुछ त्रुटियां अगर हो रही थी, त्रुटियां पहले भी होती थी। 2020 के चुनाव में तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे पर एनडीए झटका खा चुका है। ऐसे में एनडीए इस मुद्दे पर महागठबंधन को कोई मौका नहीं देना चाहता। लिहाजा जब स्मार्ट मीटर पर सियासत आसमान छू रही है, तो सत्ता पक्ष इसी पर पलटवार कर रहा है। स्मार्ट मीटर का क्यों इशू उठा रहे हैं? ये बात सही है कि कुछ जगहों पर परेशानियां हैं, 10%, 15%, जिसको माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी उसको प्रयासरत हैं कि हम कैसे उसको रेक्टिफाई कराएं। इश्यूज है, हम डिनाई नहीं करते, 10%, 15%, लेकिन 80% तो पूरे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनके उसकी बैठक में दूसरे देश के एनर्जी मिनिस्टर्स चाह रहे हैं कि उनको ले जाना, अपने यहाँ शुरू कराना। लोकसभा चुनाव में मिले वोट से इंडी अलायंस का जोश हाई दिखा। फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा और झारखंड में भी इंडी अलायंस को जनता ने जीत का हार पहनाया। बावजूद इसके विपक्ष ईवीएम के विरोध में खड़ा है और ईवीएम से बैलेट पर लौटने की बात कर रहा है। हम लोग ईवीएम का खिलाफ कर रहे हैं, तो ये भी जनहित में हो, सही लोग चुन करके आए, सही लोगों की सरकार बने, हैक करके सरकार बने, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब ये जीत जाते हैं तब फिर झारखंड में क्या हुआ? कहा नहीं झारखंड में ईवीएम गड़बड़ हो गया? सब फालतू का बात है, ये सब कुछ जनता रिजेक्ट कर दी है। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच चुनावी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी समर आते आते और कौन से मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं और कौन हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये मुद्दे तैयार हो चुके हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और आज से आपको बड़ी खबर बताएं, फरवरी तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। फिलहाल बाबूलाल मरांडी बीजेपी के झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। 7 और 8 अगस्त से बीजेपी का सदस्यता अभियान भी शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर तक बीजेपी का सदस्यता अभियान चलने वाला है, जिसमें पहले सदस्य और उसके बाद फिर सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया चलने वाली है। पटना में ठंड का असर अब दिखने लगा है। पटना समेत 26 शहरों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है और बिहार के कई शहर भी ऐसे हैं जहां धुंध अब बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद ही कनकनी बढ़ेगी और उससे पहले सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार के 26 शहरों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ठंड अब बढ़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद कनकनी महसूस होगी, लेकिन ठंड लगातार बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि सुबह और शाम अब ठंड लोगों को महसूस होने लगा है। धूप निकलने के बाद भी धुंध नजर आ रहा है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज धुंध थोड़ा कम है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद कनकनी बढ़ेगी, लोगों को ठंड परेशान करेगी। लेकिन अगर आज के तापमान की हम बात करें तो पटना समेत 26 शहरों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह और शाम ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और
रविवार को यानी कल सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई, जहां 10 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। पटना में न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की कमी आई है और यहां न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं 1.5 डिग्री की कमी के साथ पटना का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सुबह में राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक घने कोहरे तो नजर आए हैं, लेकिन अभी जैसे ही सूर्य की किरणें आकाश में नजर आई है, धुंध थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट देखी जा रही है। 15 दिसंबर के बाद कनकनी और बढ़ेगी, लोगों को ठंड और परेशान करेगी। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएचओ के पद पर 1 नवंबर को परीक्षा रद्द कर दी गई। आज होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि ऑनलाइन सेंटर में गड़बड़ी के सबूत मिले थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4500 पदों पर बहाली के लिए 1 नवंबर को परीक्षा हुई थी। कई लोगों को हिरासत में लेकर अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ और अपडेट? निश्चित तौर पर जो खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई उसका बड़ा असर हुआ है। अभी से महज थोड़ी देर पहले जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसने एक बड़ा फैसला लिया है और सीएचओ के 4500 पदों पर जो बहाली के लिए कल एग्जाम कंडक्ट किया गया था और आज भी जो एग्जाम होना था, इसको रद्द कर दिया गया है और अब नया डेट जो है वो फिक्स किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में 1 दर्जन से अधिक सेंटर बनाए गए थे, पटना सिटी से लेकर दानापुर तक, और कई संदिग्ध सेंटर बनाए गए थे, यानी जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको भी सेंटर बना दिया गया था। और ऐसे में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। कई एविडेंस पटना पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। कई लोग अभी भी पटना पुलिस की हिरासत में हैं। जो माफिया है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन जो बात सामने आई है, जो 4500 पदों पर बहाली के लिए जो एग्जाम लिया गया था उसमें धांधली की गई है और इसी साक्ष्य के आधार पर पटना पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की है और इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही है उस आधार पे इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। और ये बताया गया है इन्फॉर्मेशन में राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से कि नए डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना होगा जांच के बाद पटना पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां सामने आई थी उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है। शिप्रा, ठीक है संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड में फेंगल तूफान का असर दिख रहा है। राजधानी रांची में बादल छाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि कल तक तूफान का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। कोल्हान में भी कल बारिश हुई थी। जगन्नाथपुर और सिमडेगा में बारिश हुई थी। जमशेदपुर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं बताया जा रहा है कि कई जगह पर बादल भी छाए हुए हैं। तो झारखंड में फेंगल तूफान का असर देखने को मिला है। खासतौर पर राजधानी रांची में भी बादल छाए हुए नजर आए। और इस बीच भोजपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद किया गया है। प्रेमिका ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव की घटना बताई जा रही है। युवक के घर वालों का आरोप है कि हत्या कर शव को लटका दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको भोजपुर से बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रेमिका ने ही मिलने के लिए फोन करके बुलाया था और उसके बाद से ही वो लापता था। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, बंगाल ने झारखंड को आलू संकट में डाल दिया है। आलू पर रोक लगा दिया गया है, जिससे झारखंड में अब उसका असर देखने को मिल रहा है। आलू की कीमत में 2 रुपए का इजाफा भी हो गया है। 28 रुपए किलो आलू बिक रहा है। फिलहाल यूपी के आलू के भरोसे ही झारखंड के लोग हैं। आज कीमत में और भी इजाफा हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए 28 रुपए किलो अब आलू बिक रहा है। दरअसल ये इजाफा इसलिए क्योंकि बंगाल की तरफ से आलू पर रोक लगा दिया गया है। अब यूपी के आलू के भरोसे झारखंड के लोग हैं।
और लातेहार से आपको बड़ी खबर बताते हैं, अपराधियों ने तांडव मचाया है। 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इसमें हाइवा चालक की जान बाल बाल बच गई। कोयला ट्रांसपोर्टिंग में हाइवा लगा हुआ था। बालूमाथ थाना क्षेत्र के डीएवी मोड़ की घटना बताई जा रही है, जहां 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें हाइवा के जो चालक हैं उनकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन हाइवा जलकर खाक हो गया है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग में हाइवा लगा हुआ था। तो अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो हाइवा है जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगा हुआ था और उसे आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि अच्छी बात इसमें ये रही कि हाइवा चालक जो है वो सुरक्षित हैं, लेकिन हाइवा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। ठीक है। तो लातेहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। हाइवा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि इसमें हाइवा के जो चालक हैं उनकी जान बाल बाल बच गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर वो कौन अपराधी हैं जिन्होंने इस हाइवा को आग के हवाले किया है, जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।